नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार साथियों। मालवा महिला कबीर यात्रा की शुरुआत 1 फरवरी को हुई थी और इस 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में करीब 80 साथियों के समूह ने देवास, सोनकच्छ, सीहोर और भोपाल में कई साथियों के बीच अपने परफॉर्मेंस दिए। यहाँ कबीर, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह से लेकर तमाम वो सूफियाना गीत सामने आए जिनके साथ में भारतीयता और संस्कृति की विरासत को हम पहचानते हैं, जानते हैं। इस यात्रा में साथी रवि राठौर लगातार साथ में रहे हैं और इसके यात्रा की कार्रवाई जब शुरू हुई उससे लेके यात्रा के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई और अब आगे इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रवि, बहुत बहुत स्वागत है। रवि, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मालवा महिला कबीर यात्रा निकली, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और ये कैसे जो पुरानी कबीर पर काम हुआ है इस पूरे मालवा के क्षेत्र में, उससे कैसे जुड़ाव बनता है इसका? तो 90 के दशक में एक समूह था जिसका नाम था कि कबीर भजन एवं विचार मंच, जिसमें कई सारे कलाकार आते थे और रात भर बैठते थे और हर 2 तारीख को वो मिलते थे और रात भर सत्संग होता था जिसमें महिलाएं पुरुष सब होते थे। पर हम ये देखते थे कि मतलब ये कहानियों से पता चला या गीतों जो रिकॉर्डिंग्स पुरानी सुनी से पता चला कि महिलाओं की भूमिका या महिलाओं की जगह जो समाज में दिखती है वही वहाँ भी दिखती है कि वहाँ भी महिलाएं कम हैं। तो जैसे ये लगा कि होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम जो चल रहा था या एकलव्य के काम जो चल रहा था, तो पिछले साल इसको 40 साल पूरे हुए एकलव्य को और एचएसटीपी को 50 साल। तो एकलव्य ने सोचा कि क्यों ना अपने पुराने काम जहाँ जहाँ चल रहे थे और क्या क्या काम हुए वहाँ पर जाया जाए और ये पता किया जाए कि आज मतलब काम तो अभी भी चल रहे हैं पर ये देखा जाए कि उस काम का क्या या एक उत्साह मनाया जाए। तो उस उत्साह तो मनाया जाए पर उत्साह के पीछे एक सोच हो जिसमें हम कुछ और निकाल भी पाए, कुछ नया कर पाए। तो ये समझ में आया कि जो भी 30 साल का काम रहा एकलव्य का या तमाम साथियों का जो कबीर भजन से जुड़े रहे या एजुकेशन से जुड़े रहे और अलग अलग काम चलते रहे, तो समझ में आया कि एक मंच बनाया जा सकता है जहाँ पर महिलाओं की महिलाएं जो गायक हैं, जो सीख रही हैं, जो गा रही हैं, उनको एक मंच दिया जाए। तो 2023 में ये पहली यात्रा हुई थी 2 मार्च से 5 मार्च जो देवास के लुनिया खेड़ी से इंदौर गई थी। फिर लगा कि इसके रूट चेंज होने चाहिए और फिर एक यात्रा करके मतलब वो 40 साल तो पिछले साल खत्म हुए थे, पर लगा कि पर जो कलाकार इस यात्रा में आई थी, कलाकार मतलब महिला गायिकाएं जो आई थी, उन्होंने कहा कि क्या 1 साल करके खत्म कर दोगे, इसको दोबारा नहीं करोगे। तो हमारे को भी मतलब हमें भी ये नहीं पता था कि हम इसको दोबारा करेंगे, पर लोगों का इतना प्यार था पहली यात्रा में कि उन्होंने कहा कि इसको दोबारा करें। तो दोबारा पहली यात्रा में भी केवल हमने सूफियाना गायन तो रखा, कबीर रखा और तमाम संतों को रखा गायन में, पर हमने इसमें ये भी ध्यान रखा कि महिलाएं जो नए गीत लिख रही हैं, जिसमें कई सारी महिलाएं हैं, जिसमें संवैधानिक मूल्यों पे कुछ बच्चियां गीत लिख रही हैं या मूल्यों पे कुछ गीत लिख रही हैं, या हमारे बीच में शीतल साठे हैं जो कई समय से अपने गीत लिख रही हैं और गा रही हैं, कबीर भजन कबीर कला मंच है, तो उनको भी बुलाया था और वो भी थे। तो केवल ये सूफी गायन नहीं है, लेकिन महिलाओं की आवाज कैसे आए, इसलिए इसका नाम रखा गया कि धरती की बाणी हेलियों की जुबानी। तो उनकी बात वो अपनी आवाज में रखें, तो ये था। पर और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम इसमें यात्रा में पुरुषों को जगह नहीं है या ऐसा नहीं है। इसमें सब जो पार्टिसिपेंट है वो सब है, बस हम लोग एक आईना देखने की कोशिश कर रहे हैं समाज का कि जब हम महिलाओं को मंच पे देखते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है और हम ये रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि हम अलग अलग जगहों पे जहाँ से उनकी जगह हमने इस समाज में छीनी है या कुछ व्यवस्था ऐसी बनी है जो गड़बड़ है, उसको कैसे देखा जाए। वहाँ पे गायन तो देखा जाए, उसके अंदर के मूल्य समझा जाए, पर कई सारे लोग ये भी सोचे कि ये भी देख पाए कि महिलाओं की जगह ऐसी होनी चाहिए। रवि, आपने क्योंकि खुद भी आप कबीर को गाते रहे हैं और कबीर को महसूस भी करते रहे हैं आप,
एक महिला कबीर गायक की जो बात करते हैं, क्या कबीर में ऐसा देखना संभव है कि वो महिला और पुरुष को अलग अलग तरह से देखें? क्योंकि कबीर का जिस तरह से निर्गुण है वो जेंडर के परे जाता है। हाँ। और फिर भी लेकिन आपने जो महसूस किया हो अगर कि महिलाएं जब कबीर गायन गाती हैं, दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया होती है और उसका सूफियाना कलेवर किस तरह से बदलता है? हाँ, मतलब जैसे कबीर ने कई जगह जो कनेक्शन खुद से होना है उसको कभी पीयू नाम दिया है या कभी सदगुरु नाम दिया है, जो हम खुद की सेल्फ से कनेक्ट होने की बात करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को इसे, जैसे हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये होता है कि बिलव्ड को जैसे यूज़ करते हैं, तो कबीर ने खुद को महिला संधि देके बहुत सारे गीत लिखे हैं। तो जो महिलाएं गाती है तो गाने और उभर के आते हैं। और इसमें केवल मतलब ऐसे देखेंगे कि महिलाएं जब गाती हैं तो उनका जो दिनचर्या होती है, उनके जो दिनचर्या में कई सारे काम होते हैं घर के और बाहर के, उससे निकल के वो जब गाती हैं तो वो जितनी, मतलब ये बड़ा आश्चर्य भी की बात है मेरे लिए कि वो कैसे इतने हाई स्केल पे और इतने सारे गीत दिन भर काम करके और रात भर बैठ के और आखिरी में जब उनका नंबर आता है तो वो उसी एनर्जी के साथ गाती हैं। तो ये बड़ा ही बहुत अच्छा मौका था। हमारे बीच में जो कलाकार थे उनको मतलब बहुत खुशी हुई यहाँ आके, और मंजू जी और स्नेहा पिता नई लड़कियाँ जो है वो बहुत ही इससे ऐसे थी कि ये बहुत ही अच्छा स्पेस है उनके लिए, और मतलब वो यहाँ पे घर की समस्याएं, घर के प्रॉब्लम्स, इन सबको छोड़ के परे आके अपने साथ होना और अपने बारे में सोचना, ये केवल इस मंच की नहीं पर वो जहाँ भी प्रस्तुति करने जाती है, जहाँ भी गायन के लिए जाती हैं, तो उनको ये लगता है कि हम भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जो एग्जिस्टेंस उनका हमेशा से मतलब हम सब भी मिलके हम सब भी उसका हिस्सा हैं, जो हम हमेशा अपने घरों में भी खींचने की कोशिश करते हैं, जो क्योंकि हमारा सोशलाइजेशन वैसा है। तो वो बहुत तोड़ता है इसको और बहुत आगे आने के मौके देता है, और कबीर खुद को खोलने में काफ़ी मदद करता है। तो ये जो उनकी हिम्मत है वो फिर गायन में भी दिखती है और काफ़ी सुनने में भी बहुत मतलब रोंगटे खड़े कर देता है कि एक महिला जो उस घर के सारे काम कर रही है उससे निकल के आके गायन की प्रस्तुति में आ रही है। एक मुझे जो कबीर को जितना भी हम सुनते रहे हैं पिछले दिनों और लगातार मतलब 400 साल से कबीर जिस तरह से गाए जा रहे हैं, उसमें एक चीज़ आती है कि कबीर जिस लोक की बात कर रहे हैं उसमें कोई भी दर्शक या श्रोता नहीं है। वहाँ हर एक व्यक्ति प्रस्तुता है और हर एक व्यक्ति श्रोता है। तो ये इस यात्रा के दौरान ऐसा क्या लगा आपको? मैंने कुछ विजुअल्स देखे जो, और मैं भावखेड़ी में था तब भी, के लोग गा रहे हैं, साथ में नाच रहे हैं, ये किस तरह का एनर्जाइज कर रहा था? सब दर्शक हो रहे थे, सभी प्रस्तुता हो रहे थे, वो क्या भूमिका थी? तो जैसे एक अगर चीज यूँ कहें कि मंच और श्रोता, तो ये अभी हमको भी मतलब हम भी इस बात से ताल्लुकात नहीं रखते हैं कि मंच और कोई श्रोता होना चाहिए, हम सब साथ में हैं। तो कबीर गायन की जो मंडलियों की परंपरा है, जो लोग गाते हैं वो तो रात भर एक ही जगह गोल घेरे में बैठ के रात भर गाते हैं, और वो बहुत ही समता और समानता का भाव वहाँ पे होता है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उस समय तो नहीं दिखता जब लोग गा रहे होते हैं। तो वो होता है, और वही चीज़ जो कलेक्टिव एनर्जी है उसको महसूस करवाती है। तो लोग अपने को एक्सप्रेस करते हैं, नाचने, गाने, ताली और अलग अलग माध्यमों से वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कई लोग जो है थोड़ा दुखी भी होते हैं, वो अपनी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं उनके, हीलिंग का एक स्पेस होता है काफ़ी बढ़िया, कि म्यूज़िक हमेशा बहुत अच्छा वो रहा है। तो ये हाँ लगता है। और दूसरा एक कि जैसे कबीर कई जगह पे हमको ये बताते हैं कि हम कैसे अपने अंदर जो अनहद का नाद बज रहा है उसको कैसे महसूस करें, या उसको कैसे देख पाएं और वहाँ पे आते जाते रहें, क्योंकि वो हमें बहुत अगले दिन के लिए एनर्जी देता है, या हमें एक अगले पल के लिए खुशी देता है। और हम तमाम प्रकार की समस्याओं में होते हैं, हमें हमारे खुद के दैनिक जीवन की मुश्किलें होती हैं, उनसे कैसे डील किया जाए, इसके लिए कबीर कई सारी जगह कई सारे दोहों में हमको समझाते हैं। जैसे कि मन बेंडो मन बावरो और मन चंचल मन चोर, मन के मते मत चालिए, मन पल पल में कुछ और। तो वो जो और होता रहता है उसको कैसे ठौर करें। तो जैसे कबीर एक और उसी दोहे में कहते हैं कि जितनी लहर समुद्र की उतनी मन की दौड़ सके मन थिर भया, तो वस्तु ठौर की ठौर, ते वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ,
तो ये कई सारे दोहे जब सुर में गाए जाते हैं या लोग जब गुनगुना रहे होते हैं तो वो टच करते हैं कि यार मतलब हम, जैसे मैं अपना ही बताऊं कि जब मैं यात्रा में सुबह 6 बजे से लोग यात्री आ रहे हैं और हम रात के 12 बजे तक 1 बजे तक सत्संग कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, तो मैं ये बार बार देख रहा था कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। कि हम दिन में जब हम शहरों में होते हैं, जब हम अपने काम में होते हैं, तो हम दिन के 6 घंटे काम करके इतना थक जाते हैं कि हम 8-9 बजे बिस्तर पे सो जाते हैं। पर ये एनर्जी कैसे आ रही थी? तो जो 100-150 लोग हमारे साथ थे, मतलब जो साथ आने का जो एक एनर्जी है, वो आपको कह रहा था कि आपको होना है और इस मूवमेंट में एंजॉय करना। तो इसमें जो पूरी यात्रा, अच्छा कहा आपने, प्रोजेक्ट छेड़ दिया कि कैसे एनर्जी आ रही थी। ये यात्रा का प्रोसेस कैसे रहा और सुबह से शाम तक का क्या प्रोसेस रहता था? कितने घंटे सो पाते थे? कितने साथी क्या क्या करते थे? इसको थोड़ा सा बताएं। तो अभी भी वो गले में और आंखों में तो नमी है और मैं काफ़ी उसको याद कर रहा हूँ। तो हम सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे उठ के हम लोग 8-9 बजे उठ के चाय और बिस्किट खाते थे और 9 बजे से हमारा सत्संग शुरू होता था जो 12 तक चलता था। और हम अर्ली लंच करके, और उस सत्संग में जो है खासकर ऐसा नहीं है, मतलब हम रात भर गा रहे हैं, दिन भर गाड़ियों में जब बस में जा रहे हैं तो गा रहे हैं लोग, पर जो गा रहे हैं उस पर क्या चर्चा हो, मतलब और जैसे कई सारी जगह कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हैं जो लोग हम गाते जा रहे हैं और हमें मतलब मुझे भी नहीं पता है कई सारी चीज़ें। जैसे कई सारी जगह कबीर ने महिला को माया बताया है या बहुत ही उस तरीके से समझाने के लिए उसको ऐसे यूज किया है, तो उससे भी महिलाओं को एक नीचे कमतर देखने की जो सोच है, मतलब कबीर ये सोच से नहीं बोल रहे थे, पर वो एग्जाम्पल उस समय के लिए, जब हम 13वीं शताब्दी में जाएंगे तो जब सांप्रदायिकता के जो समस्याएं थी, सांप्रदायिक माहौल था उस समय, तो वो उस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने उस एग्जाम्पल को लिया। लेकिन आज हम उस एग्जाम्पल को कैसे मतलब उस मेटाफर की जगह हम क्या मेटाफर ले सकते हैं, उस पे भी बात होती है। और दूसरा कि महिलाएं जब गा रही हैं तो वो खुद क्या सोच रही हैं और खुद उन्हें क्या फील हो रहा है, या वो इस गायन को गा रही हैं तो वो इसको कहाँ तक देखती हैं, या उनको क्या लगता है कि वो कैसे बदलाव करता है, या खुद में क्या बदलाव आए हैं। तो ये उस सत्संग में हम करते हैं। और फिर अर्ली ब्रेकफास्ट, अर्ली लंच करके 12 बजे फिर हम थोड़ा जो शाम तक का समय है उसमें यात्री अपना थोड़ा आराम करें, क्योंकि रात को सोए नहीं है, थोड़ा आराम करें, एक दूसरे से मिले। तो वो ओपन स्पेस है, कुछ लोग केरला से आए हैं तो वो अपना म्यूजिक गा रहे हैं, वॉलंटरी सेशन हो रहे हैं वहाँ पे। कुछ लोग किसी टॉपिक, जैसे किसी का कुछ सवाल आया जो सत्संग में नहीं कवर हो पाया या जिनके अंदर कुछ आया, तो ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो लोगों को मतलब ऐसे हम 7-8 लोग हैं जो लोगों को लग रहा है कि कुछ बात करनी है, तो वहाँ पे आके बात करें हमसे, और फिर उसका क्या आगे बात हो सकती है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, या वो जो सोच रहे हैं उसमें अगर और 3-4 पर्सपेक्टिव उनको चाहिए, तो वो चीज़ पे भी डिस्कशन हम ये लंच के बाद से, शाम के प्रोग्राम से पहले करते थे। और फिर शाम को प्रस्तुतियों का, कि अब दिन भर चर्चाएं हुई, सत्संग हुआ, अब शाम को जो कलाकार आए हैं हमारे साथ, उनको कैसे वन बाय वन हम बहुत ही एक एक करके कैसे हम सुकून से सुन सकें और हमें जान पाए कि मतलब हाँ, ये बेशक कि कई सारे म्यूजिक फॉर्म में हम देखते हैं कि बहुत ही म्यूजिक सुनने वाले लोग बहुत परफेक्ट मानते हैं म्यूजिक को, कि ये बीट, ये ताल, पर मतलब जैसे हम देखते हैं कि वो क्या गा रहे हैं, मतलब हम नहीं देखते, हम ये सुनने की कोशिश करें कि सुर ताल का प्रैक्टिस होना या वो एकदम ठीक परफेक्ट हो जाना भी आपको एक तोते की तरह बना देता है। पर वो जो थोड़ा जो खुरदुरा है उसका अपना जो मजा है वो, या जो, और हम जिनको कमतर समझते हैं या जो इनको अच्छा समझते हैं गाने में, वो शायद हमारी भूल होती है कि हम उसमें किसी को अच्छा किसी को बुरा समझ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी विविधता है, हमारे गलों की, हमारे सुरों की, तो उसको भी महसूस कर पाना बहुत ही मतलब उसको देख पाना वहाँ पे और बहुत ही ऐसे भर देता है। तो मतलब फिर लोग खुद ही झूम उठते हैं कि ये जो ताल है उसमें अगर नहीं मिले तो फिर हम सबसे क्या मिले, तो वैसा भी होता है। तो फिर रात्रि सत्संग रात तक चलता है, 12 तक, फिर लोग वापस आते हैं और थोड़ा सोते हैं। कुछ लोग तो रात भर नहीं सोते, क्योंकि
ऐसा होता है कि हम कुछ कलाकारों को स्पेस दे पा रहे हैं, मतलब हम नहीं दे रहे स्पेस, हम कुछ कलाकारों, हम सब मिलके एक स्पेस बना पा रहे हैं जिसमें हम कुछ कलाकारों को सुन पा रहे हैं। और बाकी जो कलाकार हैं, जो जैसे कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि परफॉर्मेंस के साथ ही किसी को जाना है, बीच मंच में अगर लग रहा है कि उनको कि वो कहीं मदद कर सकते हैं, तो कुछ उठ के चले जा रहे हैं, मंच पे बैठ जा रहे हैं, और कहीं मंजीरे की संगत करनी है तो वो कर रहे हैं, गिटार की संगत करनी है तो वो कर रहे हैं। और हमने सोचा नहीं था कि इतने सारे कला हमारे यात्रियों के, मतलब जो वैसे तो हम सभी कलाकार हैं, पर यात्रियों के अंदर कलाकार छुपे हुए हैं। तो हमने, जैसे हमारी केरला की टीम जो आई थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, तो वो जब आए थे तो वो लोग अपना केरला का जो म्यूजिक है, जो गाने हैं, हमने उनको रात को सुना, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनको स्टेज तक लाया जाए। तो वो भी कि वहाँ पे हम क्या बना सकते, हम मिलके क्या बना सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है कि रात भर जो चल रहा है। ये देवास, सोनकच्छ और भावखेड़ी, सीहोर और भोपाल, इन अलग अलग जगहों पर किए, दर्शकों का किस तरह का रिस्पॉन्स था, श्रोताओं का किस तरह का पार्टिसिपेशन आपको महसूस हुआ, क्या लगा आपको? मतलब अद्भुत कि हमने जब ये हम जब प्रचार के लिए जा रहे थे, यात्रा के लिए, तो लोग, और हमने जगह कैसे चूज की है, तो एक कि हमारे कुछ परिचित लोग थे, और उन्होंने कहा कि हम जब पिछली बार यात्रा की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यात्रा लेके आना, तो वो परिचय से हम अगली बार ये यात्रा के हमने वेन्यूज डिसाइड किए। तो इसमें लोगों का जो रिस्पांस था कि मतलब जैसे हम जब देवास में थे, तो देवास के शहर में जब हम प्रचार कर रहे थे, तो कुछ लोग मिले जो कहते हैं कि हम क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या हम खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, क्या हम टेंट लगवा सकते हैं, क्या हम लाइट दे सकते हैं। जो एक ने कहा कि मैं, ये स्पेस है, यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब शहर तय था कि यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो लोगों का रिस्पांस ऐसे शामिलियत में भी था, और जब परफॉर्मेंस होती थी तो हमको कोई भी बैरियर नहीं लगाना पड़ा। यात्री, और जो यात्री हमारे साथ क्योंकि बाहर से थे, और कई अलग अलग देश के अलग अलग वेशभूषा और बोली बोलने वाले यात्री थे, पर वो कभी लगा ही नहीं कि मतलब कि कोई बैरियर है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि मतलब हम जो देखते हैं आसपास की कई सारे लोग बायस होते हैं कई अलग अलग चीज़ों, रंग रूप, वेशभूषा, भाषा, संप्रदाय, धर्म, तो हम बटे होते हैं। पर वहाँ गांव में हमको पता ही नहीं चला कि हम कहीं और हैं। हमको लग रहा था कि एक खुद का एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम इंजॉय कर सकते हैं। इवन यात्रियों ने भी ये कहा कि हमें बहुत अच्छी जगह लगी। तो बहुत सही कि जो गांव के और हमारे जो यात्री थे उन्होंने बहुत ही मतलब हर एक प्रोग्राम में 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हुए, तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा। तो ये जो यात्रा निकली है 4 दिन की, और जो कि पिछले साल भी निकाली थी, इसके बाद जो इन यात्राओं से, इस तरह की यात्राएं लगातार होती रही हैं पिछले 30-40 सालों से जो देख रहे हैं, लेकिन इन यात्राओं के साथ एक मुश्किल ये होती है कि जो ऊर्जा ये पैदा करती हैं गाँव में या किसी भी जगह पर, उसे कल्टीवेट करने के लिए वापस लोग नहीं होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो उत्साह चला जाता है। ऐसी कोई योजना है क्या, और इसके अलावा और क्या वे फॉरवर्ड सोचा है आगे के लिए, किस तरह का कार्रवाई करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? हाँ, तो हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने कलाकार क्या सोचते हैं सत्संग में, वो उस पर हमने बात की, वो कला को कैसे देख रहे हैं या वो कैसे सीखे, उनकी यात्रा हमने सुनी। इसके साथ हमने जो चौथे दिन का सत्संग रखा था, उसमें हमने खासकर इसी बातचीत को लेके आए कि एक साल की यात्रा, एक 2023 में यात्रा हुई, एक 2024 में यात्रा हुई, फरवरी 2024 से अब हम अगले साल तक क्या बीच में हमारी एक्टिविटी हो, कि हम जो यात्रा हुई है, जहाँ पे हमने मंच बनाया है और हम लोगों को गैदर किए हैं, तो वहाँ पे हमने लोगों के साथ संगत की है, हम लोगों से मिले, पर हम एज एन कलाकार जो हैं वो आपस में कैसे बात और बढ़ पाए। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे जो कलाकार जिस जगह से आता है या जहाँ वो रहता है, वहाँ पे कैसे उसके लिए कैसे मंच तैयार किए जाएं, या कैसे वो जगह डायलॉग की एक स्पेस बनाई जाए। मतलब गायन रात भर होता है, और जिनको भाषा समझ में आती है या जिनको बोली समझ में आती है, जो वो निर्गुण को पहले से सुन रहा है, उसके लिए तो आसान होता है, पर कैसे हर कोई उस बात को समझ पाए, इसके लिए संवाद की जगह भी वहाँ पे बनाना, और संवाद की जगह बनाने के लिए जो आर्टिस्ट है उसके साथ क्या बातचीत, या आर्टिस्ट और हम मिलके कैसे इसको लंबा ले जा सकते हैं। और जो आज हम अलग अलग समस्याएं देश भर में या अपने घरों से लेके दुनिया में जो देख रहे हैं,
उनमें जो हमारे मूल्य भी गड़बड़ा रहे हैं, तो जो मूल्यों की छोड़ पकड़ हमारे साथ चल रही है, तो उसको हम कैसे ठीक कर पाए। कभी कहते हैं कि मूल पकड़ा तो क्या हुआ और चढ़ने की गम नहीं, और चढ़ा पर चाका नहीं तो होश रही मनमाई। तो कैसे हम उसको चाक लें, मतलब उसको हम कैसे, जैसे जो आनंद 4 दिन में आप भी थे हमारे साथ यात्रा में, तो जो 4 दिन जो तीसरे दिन या चौथे दिन जो हम थे, तो जो आनंद की अनुभूति हम कर रहे थे, जैसे एक जगह एक सूफी शायर कहते हैं कि मौज में हूँ, ये मौज सब तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो वही हम वही मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जो मगनता है या जो आनंद है वो कैसे सब में बढ़ पाए। जो कलाकार जब गाता है तो सब लोग झूमते हैं, तो वो जो एक का होना सब में कैसे हो सकता है, उस भाव के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसके साथ हम सोच रहे हैं कि कैसे हम इसको साल भर कुछ एक्टिविटीज कलाकारों के साथ करें, और जो कला प्रेमी हैं जो ये चाहते हैं कि हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जो कुछ लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, तो उसको कैसे और अलग अलग प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया है या वीडियो डॉक्यूमेंटेशन है, इनके माध्यमों से और कैसे हम फैला सकते हैं उस गाने को। और कुछ लोग लिखने वाले हैं, तो जो गीत गाए जा रहे हैं उनको कैसे और खोला जा सके अलग अलग रूपों में, वो काम हम आगे सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि। दोस्तों, ये रवि राठौर थे, और रवि जिस तरह का काम कर रहे हैं वो अपने आप में अनूठा तो है ही, हम सबको उत्साह भी देता है। कबीर एक बात कहते हैं अपने एक दोहे में कि च्यूंटी के पर पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनकी जो धमक है, इनकी जो आवाज़ है, बहुत धीमी ही सही, लेकिन वो हम सबके कानों तक पहुंचती है और देर तक हमारे दिलों को झकझोरती रहती है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से दुनिया में उस तरह का प्रेम, जो सूफियाना प्रेम है, जो सभी का है, हम सभी का है और हम सभी के बीच में जिंदा है, वो और ज़्यादा बिखरेगा और ज़्यादा फैलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।